मौर्योत्तर काल में वाहे आक्रमण द्वारा जो स्थापित राजवंश भारत में हुए, आज उनकी बात करते हैं। छोटे छोटे राजवंश हैं, उनसे जो प्रश्न आए हुए हैं उनको यहाँ हम लोग देखते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण, यहाँ बात हो रही है हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण की। इसमें पहला तथ्य है, मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया था? कहाँ पास? भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सबसे पहले मौर्योत्तर काल में किस विदेशी ने आक्रमण किया, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था। अगला है, भारतीय यवन शासकों को किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो जो हिंद यवन इंडो ग्रीक अथवा बस्त्री यवन बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से जाना जाता था। यहाँ देखिए हिंद यवन दिया हुआ है। हिंद यवन जो शासक थे उनके बारे में, तो इसमें एक था ड्रेमेटियस वंश, जिसकी राजधानी सियालकोट या साकल थी। हिंद यवन का ही एक दूसरी शाखा थी यूकोटाइज वंश, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब यहाँ बात करते हैं ड्रेमेटियस वंश की। हिंद यवन शासकों में ड्रेमेटियस वंश की बात करते हैं। तो पहला शासक जो है ड्रेमेटियस प्रथम। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास किसके समय से प्रारंभ होता है? तो इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास प्रारंभ होता है ड्रेमेटियस के समय से। अगला पॉइंट है, बैक्ट्रियन राजा यूथिडेमस का प्रतापी व महत्वाकांक्षी पुत्र का क्या नाम था? तो बैक्ट्रियन राजा यूथिडेमस के प्रतापी व महत्वाकांक्षी पुत्र का नाम था ड्रेमेटियस। अगला पॉइंट है, बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियस ने भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी? तो जो बैक्ट्रियन राजा था ड्रेमेटियस, इसने सिंध तथा पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट, ड्रेमेटियस ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ड्रेमेटियस ने भारत पर 183 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया? 183 ईस्वी पूर्व में ड्रेमेटियस ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट, यवनों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो यवनों की आक्रमण जानकारी भी मिलती है महाभाष्य से, गार्गी संहिता से और मालविका अग्निमित्रम से। अगला पॉइंट है, डेमेट्रियस की मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि में क्या लिखा गया है? तो डेमेट्रियस की मुद्राओं पर महाराजस अपराजितस दिसे त्रियस, ये लिखा हुआ है डेमेट्रियस की मुद्राओं पर। अगला पॉइंट है, डेमेट्रियस के पश्चात किस यवन शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर शासन स्थापित किया था? तो डेमेट्रियस के पश्चात यूकोट्राइडीज ने पश्चिमोत्तर प्रांतों पर भारत के शासन स्थापित किया। अगला है, बैक्ट्रिया पर यवनों का अंतिम शासक किसे माना जाता है? बैक्ट्रिया पर यवनों का अंतिम शासक माना जाता है हेलियोक्लीज को। अगला पॉइंट देखते हैं, बैक्ट्रिया पर यवनों का शासन का अंत कब हो गया था? तो बैक्ट्रिया पर यवनों के शासन का अंत हुआ 125 ईस्वी पूर्व में। अब बात करते हैं हिंद यवन शासक मेनांडर की। मेनांडर से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आइए देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध नाम किस शासक का है? तो मेनांडर का नाम है। मेनांडर किस कुल से संबंधित था? तो मेनांडर ड्रेमेटियस के कुल से ही संबंधित था, ड्रेमेटियस के कुल से। मेनांडर का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक स्थित था? मेनांडर का साम्राज्य झेलम से लेकर मथुरा तक था। कहाँ से? झेलम से लेकर मथुरा तक था मेनांडर का साम्राज्य। अगला है, मेनांडर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो मेनांडर के साम्राज्य की राजधानी सियालकोट या साकल थी। मेनांडर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मेनांडर ने धामिकस की उपाधि धारण की थी। धामिकस उपाधि से मेनांडर के संदर्भ में क्या ज्ञात होता है? तो यह उपाधि एक धर्मनिष्ठ बौद्ध के बारे में बताती। धामिकस उपाधि किसके बारे में बताती है? एक धर्मनिष्ठ बौद्ध, यानी मेनांडर क्या था? बौद्ध था। अगला, किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अवदान कल्पलता जो कि क्षेमेंद्रकृत है, इसमें जानकारी मिलती है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों में मेनांडर को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच वाद विवाद का विवरण मिलता है किस पुस्तक में? तो ये मिलता है मिलिंद पन्हों में। किस बौद्ध भिक्षु प्रभाव में आकर मेनांडर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है?
तो मिनांडर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर। अगला है मिलिंद पराहों के अनुसार मिनांडर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मिलिंद पराहों के अनुसार मिनांडर का जन्म अलसंद, काबुल के समीप सिकंदरिया के पास अलसंद है, इसी द्वीप के कालसी ग्राम में हुआ था मिनांडर का जन्म। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। मिनांडर का एक लेख शिवकोट यानी बजौर घाटी की धातुगर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है। इसमें सूचित होता है कि बजौर क्षेत्र जो पेशावर में था उसके अधिकार में था, मिनांडर के अधिकार में था। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में स्थित रेह नामक स्थान। कौन सा? रेह नामक स्थान से प्राप्त लेख से निष्कर्ष निकलता कि यह मिनांडर के अधिकार क्षेत्र में था। पेरिप्लस के अनुसार मिनांडर के सिक्के भड़ौत तक चलते थे। कौन कहता है कि मिनांडर के सिक्के भड़ौत तक चलते थे? तो ऐसा कहता है पेरिप्लस। अगला है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पराहो के अनुसार मिनांडर किन विद्याओं में पारंगत था? तो मिलिंद पराहो बौद्ध ग्रंथ बताता है कि मिनांडर इतिहास में, पुराण में, ज्योतिष में, न्याय विशेषिक में, सांख्य में, योग में, दर्शन में, तर्कशास्त्र में, संगीत में, गणित में, काव्य आदि में पारंगत था। अगला पॉइंट है मिनांडर के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मिनांडर के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी स्टेटो प्रथम या स्टेटो प्रथम एवं स्टेटो द्वितीय हुए थे। मिनांडर के पास कौन राजा बने थे? स्टेटो प्रथम एवं स्टेटो द्वितीय। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला वंश है यूकेट्राइडीज वंश। कौन सा वंश है? यूकेट्राइडीज वंश। इससे संबंधित जो तथ्य हैं जिसको देखते हैं। तो यूथिडेमस कुल के अंत के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर किस वंश ने शासन स्थापित किया? तो ये था यूकेट्राइडीज वंश। यूकेट्राइडीज कुल के किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इसमें इंडियालकिड्स तथा हर्मियस का नाम मिलता है। इंडियालकिड्स एवं हर्मियस का नाम मिलता है। यमन राजा इंडियालकिड्स भारत के किस भाग का शासक था? तो यमन राजा इंडियालकिड्स भारत के तक्षशिला राज्य का शासक था। अगला सुंग नरेश भागभट के विदिशा स्थित राजदरबार में इंडियालकिड्स ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था हेलियोडोरस को। किसके काल में? सुंग नरेश भागभट के विदिशा स्थित राजदरबार में इंडियालकिड्स ने किसे दूत बनाकर भेजा था? हेलियोडोरस को भेजा था। अगला पॉइंट है किस हिंद यूनानी नरेश के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति मिलती है? तो अगाथोक्लीस हिंद यूनानी राजा है अगाथोक्लीस, इसके सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति मिलती है। अगला है यूकेट्राइडस वंश का अंतिम शासक कौन था? यूकेट्राइडस वंश का अंतिम शासक था हर्मियस। अब यहाँ बात करते हैं यूनानियों की देन की। राजत का दैवी सिद्धांत किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। गंधार कला शैली के विकास की बात की यूनानियों ने। सांचों में सिक्कों के निर्माण की बात की। ज्योतिष क्षेत्र में भारत ने यूनान से प्रेरणा ली। भारत में नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ, यूनानियों की देन ही है। अब बात करते हैं शक वंश की। शक वंश का भारत पर जो प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। पहल्लव ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये पार्थिया के निवासी थे। पहल्लव कहाँ के निवासी थे? पार्थिया के। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के पश्चात किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो शकों के पश्चात जो है पहल्लव वंश ने शासन स्थापित किया था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वार्षिक संस्थापक कौन था? तो ये था मिथिलेटस प्रथम। 171 से 130 ईस्वी पूर्व। अगला भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन सरदार मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो पार्थियन थे ये सिस्तान या अराकोसिया के निवासी थे। महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है गोर्डो फनीज के शासनकाल में पेशावर में तख्ते बही अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसके? गोर्डो फनीज के शासनकाल में। कहाँ से? पेशावर में, जिसमें गोर्डो फनीज को गुदुहर कहा गया है था। फारसी में उसका नाम फिदफार्ग है जिसका अर्थ है यश विजयी। अगला पॉइंट है गोर्डो फनीज के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। क्वेश्चन पूछ सकता है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके काल में आया था? तो ये गोर्डो फनीज के काल में आया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धमी यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर पार्थियनों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। पल्लव समाज का अंत कुषाणों द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा? कुषाणों द्वारा पल्लव वंश का अंत कर दिया गया था। पल्लव वंश का शक्तिशाली राजा था गोर्डो
गोडोफनीज। कौन था सर्वाधिक शक्तिशाली पाल्लो वंश में? तो ये था गोडोफनीज। गोडोफनीज ने कब से कब तक शासन किया था? तो गोडोफनीज ने 20 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी तक शासन किया गोडोफनीज ने। अगला, शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें चीनी सूत्रों पर निर्भर होना पड़ता है। अगला है, चीनी ग्रंथ तथा लेखकों ने शकों को किन नाम से संबोधित किया है? चीनी ग्रंथ तथा लेखकों ने शकों को सई अथवा शैवाग नाम से संबोधित किया है। शक एवं पल्लव के संदर्भ में जो लेख प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं। तो राजूल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख ये शक पल्लव के बारे में बताता है। सोडास का मथुरा दान पत्र लेख, नापान कालीन नासिक की गुहा लेख, नापान कालीन जुन्नार का गुहा लेख, उषावदात के नासिक गुहा लेख, रुद्रामन के अंधों का लेख, रुद्रामन का गिरनार लेख, गोडोफनीज का तख्ते बही यानी पेशावर का लेख। अगला पॉइंट है, भारतीय सूत्रों में शकों को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय सूत्रों में शकों को सीथियन नाम से जाना जाता है। शकों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सीथियन नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रदेश के शक शासक क्या कहलाते थे? तो भारतीय प्रदेश के शक शासक क्षत्रप कहलाते थे। अगला, भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को क्या कहा गया है? तो शकद्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। अब यहाँ शकों की उत्पत्ति तथा प्रसार की बात की गई है। शकों की उत्पत्ति और प्रसार। शक, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, शक लिखा हुआ है तो दो भागों में विभक्त है ये, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। पहले बात करते हैं उत्तरी क्षत्रप की। तो उत्तरी क्षत्रप में तहसीला के शक आते थे और मथुरा के शक उत्तरी क्षत्रप में आते थे। पश्चिमी क्षत्रप में नासिक के क्षरात वंश और मालवा के कदर्मक वंश के क्षत्रप आते थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक मूलतः सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली बर्बर जाति थी। सीर दरिया के उत्तर में निवास करने बर्बर जाति शक थी। शक किन रास्तों से होकर भारत पहुंचे थे? शक पूर्वी ईरान से भारत पहुंचे थे। शकों ने पश्चिमी प्रदेशों में किन शक्तियों को पराजित किया था? शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यवनों को पराजित किया था। यवनों को पराजित किया। शकों ने भारत के किस भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। शकों की भिन्न शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी? शकों की भिन्न शाखाएं तक्षशिला में, मथुरा में, महाराष्ट्र में, उज्जैनी में स्थापित हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं तक्षशिला के जो शक शासक थे उनके विषय में। भारत का प्रथम शक विजेता किसे माना जाता है? तो मेउस को। भारत का प्रथम शक विजेता माना जाता है मेउस को। तक्षशिला का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो ये भी मेउस को ही। मेउस का शासनकाल कब से कब था? तो 20 ईस्वी पूर्व से लेकर 22 ईस्वी तक मेउस का शासनकाल था। मेउस या माउस भी कहते हैं इसको। शक शासक मेउस की राजधानी किस स्थान पर थी? मेउस की राजधानी तक्षशिला में थी। अगला, मेउस को साम्राज्य के विस्तार किन क्षेत्रों तक था? तो पुष्प कलावती कपिसा था, पूर्व मथुरा तक मेउस का साम्राज्य का विस्तार था। अब बात करते हैं क्षत्रप वंश मथुरा के शक क्षत्रप की। किस अभिलेख में विवरण मिलता है कि राजूल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप राजा था? तो मथुरा सिंह शीर्ष स्थान से पता चलता है। अगला, राजूल के पश्चात मथुरा का कौन सा क्षत्रप बना था? तो सोडास बना था। विशेष तथ्य, सोडास के पश्चात मथुरा प्राप्त एक सिक्के पर तोरणदास शक सरदार के नाम उल्लेख मिलता है जो अपने आप को महाक्षत्र का पुत्र बतलाता है। संभवतः सोडास का पुत्र था। अगला है, मथुरा के शक क्षत्रप के शासन सत्ता का अंत होने के पश्चात किसका शासन स्थापित हुआ? तो कुषाण वंश का हुआ है। अब यहाँ बात करें पश्चिमी भारत के क्षरात वंश का पहला राजा था कौन? भूमक। क्षरात वंश का पहला राजा था भूमक। क्षरात वंश के शासकों ने किन क्षेत्र पर शासन किया? तो महाराष्ट्र, राष्ट्र तथा सौराष्ट्र प्रदेश में। अगला पॉइंट, क्षरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन? नापान। अगला, क्षरात शासक नापान का शासनकाल कब से कब माना जाता है? नापान का शासनकाल 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक माना जाता है। नापान का शासनकाल 119 से 125 ईस्वी तक। अगला, क्षरात शासक नापान के सिक्के किन क्षेत्रों में प्राप्त किए गए हैं? तो नापान के अजमेर से तथा नासिक से मिले हुए हैं। अगला पॉइंट है, क्षरात शासक नापान के सोने एवं चांदी के सिक्कों का विनिमय दर अनुपात क्या था? तो सोने और चांदी के जो सिक्के थे नापान के उसमें विनिमय दर अनुपात 1:35 था, 1:35।
35। अब बात करते हैं कदरमक या चेस्टन वंश का। मालवा क्षेत्र में शक कदरमक वंश सत्ता स्थापित किसने की थी? तो चेस्टन ने की थी। चेस्टन की मृत्यु पश्चात पश्चिमी भारत का कौन सा शक राजा हुआ था? चेस्टन की मृत्यु बाद रुद्रदामन राजा हुआ था, रुद्रदामन। शक कदरमक रुद्रदामन का पहला शासनकाल कब से कब माना जाता है? रुद्रदामन का शासनकाल कब से कब माना जाता था? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासनकाल था किसका? रुद्रदामन का। कदरमक क्षत्रियों ने किस धातु से अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो कदरमक शकों ने तांबे के धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। शक शासक रुद्रदामन के विजयों व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी विवरण मिलता है किस? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार लेख से। अगला है जूनागढ़ में रुद्रदामन का अभिलेख कब प्राप्त हुआ था? जूनागढ़ में रुद्रदामन का अभिलेख 150 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा किन विजित क्षेत्रों का विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र, कुकुर, स्वभ्र, मरु, सिंध, निषाद आदि क्षेत्रों के विजय की जानकारी मिलती है। अगला पाणिनि ने किसे आयुजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है? योद्धाओं को। याद रखिएगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुजीवी संघ जो है योद्धाओं को किसने कहा है? तो ये पाणिनि ने कहा है। अगला है रुद्रदामन ने किस गणराज्य पर आक्रमण कर अपने राज्य को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया था? तो युद्धे पर आक्रमण कर रुद्रदामन ने अपने राज्य को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया था। अगला सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। अगला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था जिसने सुदर्शन झील पर बांध की मरम्मत करवाई? तो ये था सुविशाख। रुद्रदामन का सुविशाख नाम का राज्यपाल था। अगला बिना बेगार लिए जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो ये था रुद्रदामन ही। अगला पॉइंट है रुद्रदामन ने सबसे पहले किस अभिलेख का विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया? रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जारी किया था जूनागढ़ अभिलेख को। अगला किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन की सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था? तो जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था। अगला रुद्रदामन के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापथ स्वामी वशिष्ठीपुत्र पुलवावी को पराजित किया था? तो रुद्रदामन ने दक्षिणापथ स्वामी वशिष्ठीपुत्र पुलवावी को पराजित किया था, ऐसा जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। यहाँ विशेष तथ्य दिया हुआ है। रुद्रदामन उच्च कोटि के विद्वान था। वह व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र में प्रवीण था। उसके अतिरिक्त वह गद्य पद्य काव्यों में प्रवीण था। वह युद्ध विद्या में निपुण था। अगला पॉइंट है विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण है? तो जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख कैसा है? गद्यात्मक है और संस्कृत भाषा में है। अगला शक कदरमक वंश का अंतिम शासक कौन था? शक कदरमक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। अगला शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित कर उसके समाज को अपने समाज में सम्मिलित कर लिया था? तो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब यहाँ बात करते हैं कुषाण राजवंश की। कुषाण राजवंश की उत्पत्ति तथा प्रसार के अंतर्गत कुषाण किस जात की एक शाखा थी? तो कुषाण यूची जात की एक शाखा थी। अगला यूची लोग चीन के किस क्षेत्र में निवास करते थे? यूची लोग चीन के कांसू तथा निंगसिया क्षेत्र में, चीन के कांसू या निंगसिया क्षेत्र में यूची लोग निवास करते थे। अगला पॉइंट है यूची लोग किस हुन राजा के से पराजित होकर अपना प्रदेश छोड़ने के बाद हुए थे? तो हुंगनू नरेश लाओ संघ से। प्रश्न आ सकता है यूची लोग किस हुन राजा से पराजित होकर अपना प्रदेश छोड़ने के बाद हुए थे? तो हुंगनू नरेश लाओ संघ से। अगला यूची जाति हुन नरेश से पराजित होने पर उपरांत किस क्षेत्र पलायन करती है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यूची जाति पलायन करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है चीनी लेखक पानकू कृत सियन हांसू से यूचियों के 5 प्रदेशों से संबंध में जानकारी मिलती है। ह्यूमी या समता पामी की पठार तथा हिंदूस के बीच बसा हुआ वाखान प्रदेश था। सुआंगमी वाखान तथा हिंदूस के दक्षिण में स्थित चिन्नान प्रदेश था। कई सुआंग या चित्ताल तथा राशि के बीच बसा हुआ था। हितून या चित्ताल तथा पंजाबी के बीच बसा हुआ था।
काओफू ये काबुल प्रदेश था। ये 5 प्रदेश में जानकारी मिलती है किसकी, चीनी लेखक पानकू के सिएन हांसू नामक किताब से। और यहाँ बात करते हैं कुषाण शासक कुजुल कटफिसेस की। 15 से 65 ईस्वी इनका कार्यकाल है। किस कुशवांग के सरदार ने अन्य 4 युची राज्यों को विजित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करके स्वयं उसका राजा बना था? तो क्यूत्सिक्यों ने। अगला, क्यूत्सिक्यों का संकरण किसके साथ किया जाता है? कटफिसेस प्रथम के साथ। क्यूत्सिक्यों का संकरण किया जाता है कटफिसेस प्रथम के साथ। अगला है, कटफिसेस प्रथम उपाधि क्या थी? तो कुजुल उपाधि थी इनकी। कुजुल कटफिसेस किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो कटफिसेस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुजुल कटफिसेस विजयों का विवरण किसके ग्रंथ में मिलता है? तो पानकुकृत हाउ हांसू में कुजुल कटफिसेस की विजयों की जानकारी मिलती है। अगला, कुजुल कटफिसेस ने पार्थियों से किन क्षेत्रों को विजित कर भारत के स्वतंत्र प्रदेश का शासक बन बैठा था? तो किपिन तथा काबुल पर को जीत लिया था कुजुल कटफिसेस ने पार्थियों से। अगला, कुजुल कटफिसेस ने संगठित साम्राज्य की स्थापना के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? कुजुल कटफिसेस ने महाराज और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला, कुजुल कटफिसेस का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? कुजुल कटफिसेस शासन 15 से 65 ईस्वी तक था। अगला, कुजुल कटफिसेस ने किस धातु की मुद्रा चलवाई थी? तो कुजुल कटफिसेस ने तांबे की मुद्राएं चलाई थी। अब बात करते हैं भीम कटफिसेस 65 से 78 ईस्वी। इनका कार्यकाल क्या है? भीम कटफिसेस का 65 से 78 ईस्वी। कुजुल कटफिसेस 50 कुषाण वंश का राजा बना भीम कटफिसेस। भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, भारत में देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? भीम कटफिसेस को। अगला पॉइंट है, भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे? भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? वो था भीम कटफिसेस। अगला पॉइंट है, भीम कटफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो भीम कटफिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे भीम कटफिसेस ने। भीम कटफिसेस ने अपने सिक्कों पर किन लिपियों को उत्कीर्ण कराया था? भीम कटफिसेस ने यूनानी तक खरोष्टी लिपि का अंकन करवाया था अपने सिक्कों पर। अगला है, भीम कटफिसेस सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए? तो भीम कटफिसेस सिक्के काबुल से, सिंध से, कौशाम्बी से, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। अगला, भीम कटफिसेस ने सिक्कों पर अपने किन उपाधियों का विवरण मिलता है? तो भीम कटफिसेस की उपाधि थी महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, भीम कटफिसेस त्राता आदि। भीम कटफिसेस किस मत का अनुयायी था? तो भीम कटफिसेस शैव मत का अनुयायी था। अगला, भीम कटफिसेस ने कौन सी शैव उपाधि धारण की थी? भीम कटफिसेस ने महेश्वर नामक शैव उपाधि धारण की थी। भीम कटफिसेस के सिक्के पर किसकी आकृति उत्कीर्ण है? तो शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है भीम कटफिसेस के सिक्कों पर। अब देखिए कुषाण वंश का ही शासक अगले होते हैं कनिष्क। भीम कटफिसेस प्रसाद कुषाण शासन की बागडोर किसके हाथ में आती है? तो ये बागडोर आती है कनिष्क के पास। कनिष्क का राज्यवाहन हुआ था 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संवत का आरंभ कब किया? 78 ईस्वी में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेखित तिथि क्या है? 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेखित तिथि 71 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिला जिसमें उसकी वंशावली दी गई है। लेख में कनिष्क की उपाधि देवपुत्र मिलती है तथा उसे भीम कटफिसेस का पुत्र बतलाया गया है। इस अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र का विजेता बताया गया है। अब यहाँ बात करते हैं कनिष्क की विजयों की। कनिष्क के पूर्वी भारत में विजयों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? कनिष्क के पूर्वी भारत में विजय का विवरण मिलता है सारनाथ अभिलेख में। अगला, कनिष्क का साम्राज्य पूर्वी भारत में किन क्षेत्रों तक फैला था? तो कनिष्क साम्राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैला था। कनिष्क साम्राज्य कहाँ तक फैला था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैला था कनिष्क का साम्राज्य। अगला पढ़िए, कनिष्क अपने वाराणसी अभियान में किन चीजों को प्राप्त किया था? तो कनिष्क उसको बुद्ध का भिक्षापात प्राप्त किया था, एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था, एग्जाम में आया हुआ। कनिष्क ने अपने वाराणसी अभियान में क्या क्या प्राप्त किया? तो लेखक अशुघोष को प्राप्त किया था वाराणसी अभियान में। कनिष्क ने बुद्ध का भिक्षापात प्राप्त किया था और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। अगला है, हनवंशी चीनी शासक एवं कनिष्क के मध्य किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था? तो चीनी तुर्किस्तान को लेकर
हनुवंशी चीनी शासक और कनिष्क के बीच संघर्ष होता है। किस अभिलेख में विवरण मिलता है कि कनिष्क ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी? तो सुई विहार लेख से ज्ञात होता है कनिष्क ने पश्चिमोत्तर प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, कपिसा पर कनिष्क के अधिपति का विवरण किस यात्री ने दिया है? तो कपिसा पर कनिष्क के अधिपति का विवरण दिया है वेनसांग ने। अगला, कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो कनिष्क पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी मिलती है राजतरंगड़ी, कराहड़कित राजतरंगड़ी से। अगला, किस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? तो कलहड़कित राजतरंगड़ी से ही। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य दक्षिण भारत के किस क्षेत्र तक विस्तृत था? तो कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य दक्षिण भारत के विंध्य पर्वत तक था। अगला, सांची में कनिष्क संवत 28 का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें वासु का वर्णन किया गया है। वासु किस क्षेत्र का राजा था? तो ये मालवा का राजा था। अब बात करें कनिष्क के साम्राज्य तथा शासन की। कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। राजतरंगड़ी में कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है। सुई विहार तथा सांची लेख में सिंध, मालवा, गुजरात, राजस्थान कुछ भाग पर उत्तरी महाराष्ट्र पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि होती है। कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ लेख के पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कनिष्क के अधिकार की सूचना प्राप्त होती है। कनिष्क का साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। पुरुषपुर, पेशावर कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। कनिष्क साम्राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पहली राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर, दूसरी थी मथुरा। कनिष्क के लेखों में क्या कहा गया है? कनिष्क को लेखों में महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया। कनिष्क को लेखों में महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया। अगला, देवपुत्र उपाधि कनिष्क के संदर्भ में क्या भाव व्यक्त करती है? तो ये देवी उत्पत्ति के में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त और कौन सी उपाधि धारण करते थे? कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही तथा शाहानुशाही उपाधि धारण करते थे कुषाण शासक। अगला पॉइंट देखते हैं। शाही तथा शाहानुशाही उपाधियां किस बात के सूचक हैं? तो शाही सामंत का और शाहानुशाही स्वामी सूचक है। अगला, रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कौन सी अन्य उपाधियां धारण की थी? रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर अथवा सीजर उपाधि धारण की थी। प्रशासन सुविधा के लिए कनिष्क ने अपने साम्राज्य को किसमें विभक्त किया था? तो कनिष्क ने प्रशासन सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को क्षत्रपों में विभाजित किया था। बड़े क्षत्रपों के शासकों को क्या कहा जाता था? तो बड़े क्षत्रपों के शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। छोटी क्षत्रपों के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। अब ये यहाँ दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। खरपल्लान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा वनस्पर वाराणसी में क्षत्रप था। उत्तर पश्चिम में लल तथा लाइक क्षत्रप थे। क्षत्रप पद पर अधिकतर विदेशी व्यक्तियों की नियुक्त होती थी। ये महत्वपूर्ण है। क्षत्रप पद पर अधिकतर किन व्यक्तियों की नियुक्त होती थी? तो विदेशी। अगला, एक ही प्रांत में संयुक्त रूप से 2 शासक नियुक्त करने की विचित्र प्रथा का आरंभ किसी समय हुआ था? कुषाणों के। इम्पोर्टेंट है, एक ही प्रांत में संयुक्त रूप से 2 शासक नियुक्त करने की विचित्र प्रथा का आरंभ हुआ है किसके काल में? कुषाणों काल में। अगला, कुषाण लेखों में किन पदाधिकारियों का नाम उल्लेख मिलता है? तो दंडनायक तथा महादंडनायक का उल्लेख मिलता है कुषाण लेखों में। अगला, कुषाण काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो कुषाण काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है मथुरा लेख से। अगला, कुषाण काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो कुषाण काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक होता था। अगला, कनिष्क कुल कितने वर्षों तक शासन किया? कनिष्क ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया। कुषाण शासक कनिष्क की मृत्यु कब होती है? तो ये हुई थी 101 ईस्वी में। अब यहाँ कनिष्क के मूल्यांकन की बात करते हैं। कनिष्क महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, विद्या एवं कला कौशल का संरक्षक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण दिया। उसी समय में कश्मीर के कुंडल में वसुमती की अध्यक्षता में चतुर्थ संगीत का आयोजन हुआ था। यहाँ दुआ है कनिष्क के उत्तराधिकारी की। कनिष्क की मृत्यु पश्चात कुषाणों का शासक कौन बना? तो वशिष्ठ बना था। इसका काल था 102 से 6 ईस्वी। वशिष्ठ के पश्चात कुषाणों का शासक हुआ था हुविष्क। हुविष्क पश्चात का राज्य विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व में बिहार तक था। हुविष्क ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे हुविष्क ने।
कुषाण शासक हुइस का किस धर्म में विश्वास था? तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था हुइस का। कुषाण शासक हुइस का धार्मिक नीति कैसी थी? तो ये धर्म सहिष्णु था। हुइस कैसा शासक था? तो ये धर्म सहिष्णु था। अगला पॉइंट देखते हैं। कुषाण शासक हुइस के सिक्कों पर किन हिंदू देवी देवताओं को चित्र मिलते हैं? तो कुषाण शासक हुइस के सिक्कों पर शिव के, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन आदि के चित्र मिलते हैं। अगला, कुषाण शासक हुइस ने कश्मीर पर किस नगर की स्थापना की थी? कुषाण शासक हुइस ने कश्मीर में हुसपुर नामक नगर की स्थापना की थी। हुइस के पश्चात कुषाण शासक कौन बना था? तो हुइस के पश्चात कुषाण शासक कनिष्क द्वितीय बना था। कनिष्क द्वितीय के संबंध में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आरा लेख से कनिष्क द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। कनिष्क द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, कैसर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ था? तो कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट था वासुदेव, महानता में। कुषाण शासक वास्तु समय कुषाण सत्ता का केंद्र किन क्षेत्रों तक सीमित हो गया था? तो ये था मथुरा समय परिचित क्षेत्रों तक। अगला है, कुषाण शासक वासुदेव किन मत का अनुयायी था? तो कुषाण शासक वासुदेव शैव मत का अनुयायी था। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं? तो शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर। अब यहाँ दिया परवर्ती कुषाण शासक। कुषाण शासक वासुदेव के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक हुआ कनिष्क तृतीय। वासुदेव के पश्चात कौन शासक हुआ है? कनिष्क तृतीय। कनिष्क तृतीय के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक हुआ है वासुदेव द्वितीय। वासुदेव का शासनकाल 210 से 230 तक था। किस कुषाण शासक के समय कुषाण साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? तो वासुदेव द्वितीय के समय। कुषाण साम्राज्य के पतन पश्चात किन गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी? तो ये थे नागवंश, युद्धे, मालव तथा कुड़िंद। अगला है, पश्चिमोत्तर भारत में किसने कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो पश्चिमोत्तर भारत में कुषाण सत्ता का अंत ससेनियों ने किया था। अगला, ससेनियों ने किन कुषाण शासकों को पराजित कर कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो ये थे वासुदेव द्वितीय। अगला, ससेनियों ने कुषाणों के किन सिक्कों पर को ग्रहण कर लिया था? तो ससेनियों ने सिंधु तथा नंदी के सिक्कों को ग्रहण कर लिया था। अगला है, ससेनियन कुषाण सिक्कों की क्या विशेषता थी? इसके अग्र भाग पर ससेनियन तथा पृष्ठ भाग पर प्रवृत्ति कुषाण सिक्के। अब यहाँ बात करते हैं कुषाणकालीन संस्कृति की। कुषाणकालीन संस्कृति तो शक, कुषाण, पल्लव, सीथियन आदि विदेशी जातियों को सिंधिकारों ने किस रूप में वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है? तो व्रात क्षत्रिय के रूप में। शक, कुषाण, पल्लव, ये देखिए कई बार आया है। शक, कुषाण, पल्लव, सीथियन आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने स्वार्थ क्षत्रिय के रूप में स्थान दिया है। तो व्रात क्षत्रिय के रूप में किनको स्थान दिया गया है? तो विदेशी जातियों को, यानी शक, कुषाण, पल्लव, सीथियन आदि को। अगला, व्यापार वाणिज्य की स्थिति कुषाण काल में। कुषाण के शासनकाल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य कैसा था? तो ये भी उन्नत था। पहली प्लस आदि रिथियन में किन वस्तुओं का विवरण मिलता है जिसमें बड़ी मात्रा में भारत के से रोम की निर्यात किया जाता था? तो मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन इत्यादि। अगला, कुषाण शासक सोने की प्राप्ति किन मिश्रों से करते थे? तो मध्य एशिया के अलाई पहाड़ों से एवं रोम से। अगला, मथुरा के समीप शोक नामक स्थल की खुदाई में कुषाणों के भवनों को कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। अब कुषाण और बौद्ध धर्म, इससे संबंध में क्या तथ्य हैं ये देखते हैं। कनिष्क के किस धर्म के मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण दिया था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। अगला, कनिष्क समय हुई चतुर्थ संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी वसुमित्र ने। अगला, कनिष्क समय चतुर्थ संगीति किस स्थल पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में थी। अगला, कनिष्क बौद्ध मत अनुयायी था तथापि उसके अन्य धर्मों के प्रति नीति कैसी थी? तो ये सहिष्णु थी। सिक्कों, कनिष्क के सिक्के की बात करें। कनिष्क सिक्कों में विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ थी जो निम्नवत हैं। तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की, एलमी, मिस्री, जरथुष्ट, आईसी मतलब शिव, सियूरी यानी ईरानी मिस्र सुरुई, माओ यानी चंद्र, नाना यानी सुमेरियन मातृ देवी, हिलियोस, सेलिनी आदि के चित्र में अंकित है। हुई से शासनकाल में के 37वें वर्ष में अंकित एक बौद्ध स्तंभ लेख पता चलता है कि जीवक नामक बौद्ध भिक्षु
ने हुइस को बौद्ध विहार दान दिया था। अगला, मथुरा से प्राप्त 67वें लेख में महासंगीत आचार्यों के लिए एक बुद्ध प्रतिमा बनवाने को लेख मिलता है। यह वंश कुषाण शासकों के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश के अन्य भागों में काफी लोकप्रिय था। अब यहाँ बात करते हैं साहित्यिक प्रकृति। कनिष्क के शासनकाल में शिक्षा साहित्य की स्थिति कैसी थी? तो ये अच्छी स्थिति थी। कनिष्क दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो अशुघोष, नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मात्रचेट और संगरच, ये सभी कनिष्क दरबार में रहते थे। कनिष्क का राजकवि कौन था? तो अशुघोष था। अशुघोष ने किन पुस्तकों की रचना की थी? तो बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण की रचना अशुघोष ने की थी। अगला, महान विद्वान अशुघोष किन विद्याओं का परंगत था? अशुघोष कवि था, नाटककार था, संगीतक था, कथाकार था, नीतिज्ञ था, दार्शनिक था। अगला, अशुघोष की तुलना किन विद्वानों से की जाती है? तो मिल्टन, गेटे, कांट, वोल्टेयर। मिल्टन, गेटे, कांट, वोल्टेयर से की जाती है अशुघोष की रचना। शून्यवाद का प्रतिपादन किया था किसने? नागार्जुन ने। अगला, कौन से विद्वान कनिष्क का राजपुरोहित था? कनिष्क का राजपुरोहित था संगरच। कनिष्क दरबार में कौन सा आयुर्वेदाचार्य था? चरक था। कनिष्क का राजवेद चरक। चरक किस ग्रंथ की रचना की थी? चरक संहिता की रचना की थी। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। कला से यूनानी कला के प्रभाव से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस नवीन शैली का विकास हुआ? तो गांधार कला शैली का विकास हुआ। अगला, गांधार कला शैली को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसे यूनानी, बौद्ध या इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, गांधार शैली की मूर्तियाँ किन स्थलों से प्राप्त हुई? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के स्थलों से प्राप्त हुई। गांधार कला की विशेषता देखते हैं। गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। गांधार कला में मूर्तियाँ काले स्लेटी, क्वेश्चन कई बार आया है, काले स्लेटी, पसान, चूने तथा पक्की मिट्टी की बनी है। अगला है, ये मूर्तियाँ ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र, प्रवर्तन, वरद अभय आदि मुद्राओं में हैं। गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताएं मिली, जैसे हरिति, रोमा, एथिना आदि। अगला है, अग्रवाल महोदय ने रोमा देवी की मूर्ति को गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। किसने? अग्रवाल महोदय ने। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। कनिष्क एक महान निवाता था। उसने अनेक स्मृतियों बिहार में निर्माण कराया था। कनिष्क ने पेशावर पूर्व में विशाल स्तूप का निर्माण कराया था, जिसका विवरण फायान या ह्वेनसांग दोनों ने किया है। अगला है, पेशावर स्थित साजी की ढेरी उत्खनन में कनिष्क निर्मित चैत्य के विशेष अवशेष। अगला, कुषाण काल में बल्ख तथा कोतान तक अनेक स्तूप निर्मित करवाए गए। अगला, स्तूप तथा सिरकप तहसीला में था नामक एक नए नगर का निर्माण करवाया गया था। कनिष्कपुर था कश्मीर में, जबकि सिरकप था तहसीला में। अगला है, गांधार कला में यथार्थवादी चित्रण का विशेष ध्यान दिया गया है। गांधार कला में किसका ध्यान दिया गया? तो यथार्थवादी चित्रण। अगला, गांधार कला में बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाया गया है। अगला है, भारत के बाहर गांधार कला का व्यापक प्रभाव रहा। इसमें तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान में बौद्ध कला को जन्म दिया। अगला देते हैं मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली शासकों काल में मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ, वो था कनिष्क, हुइस एवं वासुदेव। कनिष्क, हुइस एवं वासुदेव काल में मथुरा शैली वस्तु क्या थी? भारतीय विषय वस्तु थी मथुरा कला की। ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ही मथुरा में सकर्षण, वासुदेव, पंचवीरों यानी बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा शाम की प्रतिमाओं के साथ साथ जैन तिथियों की प्रतिमाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। मथुरा कला शैली के विषय आदर्शवादी थे। अगला है, सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार किस शैली में किया गया? सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार मथुरा शैली में हुआ था। अगला, मथुरा के कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्क अंकित है। या मूर्ति की शैली में है? तो मथुरा कला शैली में। अगला देखते हैं, मथुरा कला शैली में किन हिंदी देवताओं की प्रतिमाएं निर्मित की गई? तो विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष की प्रतिमाएं। अर्थात शिव साथ उसकी दैनंदिन प्रवृत्ति की प्रतिमा पहली बार किस कला शैली में निर्मित की गई? तो मथुरा कला शैली में निर्मित की गई।
अगला है मथुरा कला के अंतर्गत हम चक्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला का भारूत और सांची कलाओं के साथ निकट संबंध है। अगला है सारनाथ कला की बात करते हैं। गंधार तथा मथुरा के अधिक कुषाण निर्मित काल का एक विशाल प्रतिमा बनी। सारनाथ की मूर्ति कैसी है? खड़ी मुद्रा में। धर्मेश स्तूप की नींव अशोक के साथ बने हुए हैं। इस था और स्तूप तो पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती थी। अब यहाँ दिया है गांधार एवं मथुरा कला में अंतर। गांधार एवं अंतर की यहाँ बात हो रही है। पहले गांधार कला गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग हुआ। गांधार कला में गहरे नीले गांधार कला में, जबकि मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। शक एवं कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया। गांधार कला को शक कुषाणों ने संरक्षण दिया और जबकि मथुरा कला को कुषाण शासकों ने। गांधार कला की विषय वस्तु यथार्थवादी थी, जबकि मथुरा कला की विषय वस्तु आदर्शवादी थी। अगला, गांधार कला में मुख्यतः बौद्ध प्रतिमाएं निर्मित हुई हैं, जबकि मथुरा कला में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कुषाण कालीन सिक्कों। के उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो यवनों ने। अगला है भारत में पूर्ण पेड़ एवं नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था? कुषाण शासकों ने। अगला, कुषाण शासकों किन धातु में सिक्के प्रचित करवाए थे? स्वर्ण, ताम एवं रजत के सिक्के कुषाण शासकों ने कराए थे। अगला है कुषाण शासक कुजुल कटविजय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? कुजुल कटविजय ने तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाणों के स्वर्ण सिक्के वजन कितना था? 123 से 24 ग्रेन का है। 123 से 124 ग्रेन के बीच था। अगला है कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा कितने प्रतिशत शुद्ध होती थी? तो कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा 92% शुद्ध होती थी। क्वेश्चन है कुषाणों की 92%। अगला, कुजुल कटविजय का ताम सिक्कों का वजन कितना था? 30 ग्रेन था। अगला, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? तो विलियम कटफिशर ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किए। विलियम कटफिशर सिक्के की विशेषता, सिक्के के कुछ मुख्य भाग पर यूनानी भाषा में मुद्रा लेख सीलियस ब्रेसिलियन होमो कटफिशर उत्कीर्ण है। सिक्के के पुष्प भाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है जो नंदी के सामने है, तथा खरोष्ठी मुद्रा लेख महर्जस रजदीर्जस स्वलोक ईश्वरम महेश्वरस यानी महाराज महाराजा राजाधिराज स्वलोकेश्वर भीम कटफिशर त्राता उत्कीर्ण है। भीम कटफिशर 20 ग्रेन एवं 20 ग्रेन की मिली है। ताम सिक्कों का वजन 270 से 65 ग्रेन है। भीम कटफिशर सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पूर्णतः भारतीय हैं, शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृति है। अगला, कनिष्क के स्वर्ण एवं ताम सिक्के किन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। अगला है किस कुषाण शासक सिक्के पर बुद्ध की आकृतियों का अंकन है? तो कनिष्क के। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों का वजन था 124 ग्रेन। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में क्या मुद्रा लेख है? साओ नानो साओ कनिष्की कोसानो। अगला, कुषाण सिक्कों पर साओ नानो साओ से तात्पर्य शहंशाह। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख कुषाण शासकों किस उपाधि का विवरण मिलता है? तो देव पुत्र शाही अनुशाही का। कुषाण शासक हुविस के सिक्कों पर किन देव देवताओं को आकृतियाँ उत्कीर्ण थे? बुद्ध, शिव, विष्णु, महासेन कुमार, विशाख, उमा आदि। हुविस के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित है? साओ नानो साओ ओइस्की कोसानो। किस कुषाण शासक के रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हुविस के। वासुदेव के सिक्कों का मुद्रा लेख में क्या अंकित मिला है? तो साओ नानो साओ बेजडो वासुदेव कोसानो। ये आपका विदेशी राज्य मुहूर्त काल में जो थे वो समाप्त।